शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल के फंडिंग के लिए अब एक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। अब ये व्यवस्था, ये सिस्टम ही आने वाले दिनों में हमारी जो भी फंडिंग की जरूरत है उसको पूरा करेगी। ये व्यवस्था अपने एक सिस्टम के अनुसार काम करेगी। हमें लायबिलिटीज पूरा करना है या हमें बिजनेसेस में जो पैसे या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सभी इन्वेस्टमेंट फंडिंग का ख्याल ये व्यवस्था ही अभी रखेगी। हमें फर्स्ट फेज में 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स करने हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे सभी एमएसएस जो शायद अभी इन प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं, लेकिन उनके लेवल पे कौन से बिजनेस कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट ये व्यवस्था करेगी। हमारे हर एमवीपी के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे हर एमपीओ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। और इन सभी बिजनेसेस के लिए जो पैसे लगेंगे, जो फंडिंग लगेगी, इस फंडिंग की व्यवस्था ये हमारी यंत्रणा करेगी। तो एक तो बात तय है कि अभी इसके आगे हमें फंडिंग की, इस डिसबर्समेंट की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी तो यह है कि हमें अपने क्षेत्र को सुजलम सुफलम बनाना है। हम जिम्मेदारी यह है कि हमें अपने क्षेत्र का मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। और उसी के लिए हमने ये 5E मिशन का लक्ष्य रखा है। हमारे क्षेत्र में हमें इस 5E यानी 5 लक्ष्य को हासिल करना है। उसमें से पहला ही है एनवायरनमेंट, 100% एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संवर्धन करना। दूसरा ही है एम्प्लॉयमेंट, 100% हमारे यहां लोगों को रोजगार का निर्माण करना। तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण हमारे किसानों का, महिलाओं का। चौथा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्सिमम आर्थिक विकास हमारे क्षेत्र का। और पांचवा ही एनर्जी, हमारे क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। और दोस्तों, ये 5 लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें बिजनेस प्लान का निर्माण करना है। बिजनेस प्लान का एक्शन प्लान बनाना है। और एक बार हमने ये एक्शन प्लान बनाया तो फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेशनल्स होंगे। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंडिंग लगेगी वो फंडिंग, यह व्यवस्था फंडिंग की व्यवस्था करेगी। दोस्तों, इस सभी 5E में से सबसे महत्वपूर्ण ई या सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अगर कोई है तो वह है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। दोस्तों, ये पर्यावरण हमारा एग्जिस्टेंस है। ये पर्यावरण हमारा घर है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे साथ इस दुनिया के ऊपर, इस धरती पे लगभग अनुमानित, जो हमने काम किया साइंटिस्ट ने, उनके अनुमानित 45 करोड़ इतने अलग अलग स्पेसीज है, 45 करोड़। और उसमें से एक स्पेसीज ह्यूमन यानी मनुष्य है। अब इस हर एक स्पेसीज का ख्याल रखने के लिए इस प्रकृति ने, धरती माँ ने बहुत अच्छा से इनका ख्याल रखा है। एक बहुत अच्छा ऐसा हर एक स्पेसीज, वनस्पति हो, प्राणी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग है, हर एक चीज में उनका एक संतुलन बना है। और एक संतुलन 450 करोड़ साल से है। 450 करोड़ साल से ये दुनिया है। लेकिन मनुष्य अपने बहुत गलत तरीके से इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। मनुष्य सिर्फ यहां 2 लाख साल से है, लेकिन अभी वो बहुत बुरी तरह से इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे परम धर्म या कर्तव्य है कि हम अपनी इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का ख्याल रखें। ये जो संतुलन कुदरत ने बनाया है, इतने सालों, करोड़ों सालों के बाद बनाया है, उसका ख्याल रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए बिजनेस करने हैं। दोस्तों, आज अभी एक न्यूज है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय वायरस इंफेक्शन फिर से एक्टिव हुआ है। और इस बार भी ये इंफेक्शन, इस बार भी ये वायरस चीन से है। अभी चीन से निकला हुआ ये वायरस अभी पूरी दुनिया को लग रहा है कि फिर से वो कोरोना की दूसरी लहर या कोरोना जैसे ही कोई महामारी लेके तो नहीं आए। हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में भी इसके पेशेंट्स मिल चुके हैं। तो इसलिए इस पेशेंट्स को लेके या इस पूरे इन्फेक्शन को लेके हमारे यहाँ भी लोग अभी अपना ख्याल रख रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अपना पूरी जिम्मेदारी या पूरी व्यवस्था कर रही है। लेकिन इस इन्फेक्शन के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो इन्फेक्शन जिस वायरस से हुआ है वो एक नॉन वायरस है। पिछले 10 सालों से हमें वो पता है। और इसका जो इंपैक्ट है वो इतना सीरियस नहीं है जितना कोरोना में हुआ था। तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आते कहां से ये वायरस? कोरोना हो, एचएमपीवी हो, ये आते कहां से है? हम जो कह रहे हैं कि ये वायरस अभी कुछ सालों से हमें पता है। दोस्तों, बेसिकली ये सभी तरह के ये विषाणु, इस वायरस का नाम मैंने आपको बताना भूल गया। इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, एचएमपीवी।
तो दोस्तों बेसिकली ये जो वायरसेस है, ये वायरस सदियों से हमारे साथ है। ये सभी तरह के वायरसेस इस प्रकृति पे, इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर करोड़ों सालों से है। इनफैक्ट इस धरती के ऊपर जीवों की उत्पत्ति हुई इस वायरस या माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से। और आज भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल से लेके हमारे स्किन तक करोड़ों सूक्ष्म जीव हमारे खुद के मनुष्य के भी शरीर पे है। और ये सभी जो सूक्ष्म जीव है, ये वायरसेस है, ये बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। कई सारे हमारे जो फंक्शन, जो हम कार्य करते हैं, वो इनके भरोसे, इनके सहारे करते हैं। और जिस तरह से हमारा मनुष्य का एक कंपोजिशन बना हुआ है, यानी हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है, ये कंपोजिशन है जो मनुष्य की जरूरत के अनुसार बना है। वैसे ही हर एक पशु पक्षी में वो एक उनके वायरस, बैक्टीरिया या उनके सूक्ष्म जीव का एक कंपोजिशन है, और उनका फायदा कराते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं, और ऐसे घुल मिल के रहते हैं। और ये पूरी व्यवस्था ये प्रकृति ने करोड़ों साल से बनाई है। अभी हो क्या रहा है कि ये जो वायरसेस है, जो अलग अलग व्यवस्था में है, जो प्रकृति ने करोड़ों सालों में बना के रखा है, ये व्यवस्था को हमने बिगाड़ के रखा है। और इस व्यवस्था के कारण क्या हो रहा है कि दूसरे पशु या पक्षी से वो जो वायरस वो निकल के हमारी व्यवस्था में आ रहा है, और हमें वो इन्फेक्शन और सब चीज कर रहा है। और इसका एक ही प्रमुख कारण है, और एक कारण है हमारा लालच। मनुष्य ने अपने लालच की वजह से इतने सारी चीजें, सब तो ये पूरा जो संतुलन, जैसा मैडम ने कहा कि एक हर दिन 125 स्पीसीज लुप्त हो रहे हैं हमेशा के लिए। आज कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे संकट है कि मनुष्य ने खुद के हाथों से तैयार किए, सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। और ऐसे कई सारे संकटों में से एक है ये संकट, और वो है ये इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन की शुरुआत हो रही है, और कई सारे इन्फेक्शन, कोरोना लीजिए, एचएमपीवी लीजिए, ये सभी वायरस की शुरुआत, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं, तो ये भी, यहां भी हमारा लालच है, और उस लालच का नाम है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या है? तो दोस्तों, पशुपालन हम सभी जानते हैं, पशुपालन करने का तरीका भी हम जानते हैं, लेकिन मनुष्य अपने इस लालच की वजह से इस तरह से पशुपालन कर रहा है कि प्रकृति ने जो भी व्यवस्था प्राणियों के लिए, पशु के लिए की है। दोस्तों, प्रकृति में करोड़ों जीव है, वनस्पति है, प्राणी है, अलग अलग, और उनकी हर एक चीज की व्यवस्था प्रकृति ने की है। हमने कुछ वनस्पति को चुना है अपने फायदे के लिए, ये गेहूं, चावल, जो कुछ हमने चुना, हमने चुना है, अब उसकी खेती कर रहे हैं। वैसे ही ये जो पशु पक्षी है ना, उनमें से भी सबसे जो फायदेमंद अपने लिए, उसको हमने चुना है। अभी उनको चुन के उनका जो पशुपालन करते हैं हम, उसका भी करने का एक तरीका है जो प्रकृति ने बताया। लेकिन अभी कुछ सालों से हम इतनी बुरी तरह से अपने लालच को ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से पशुपालन कर रहे हैं कि मानो हम फैक्ट्री में कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्री में रुई से वस्त्र बनता है, जैसे रुई निर्जीव होती है, वैसे हम इन जानवरों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे इन्हें कोई, ये निर्जीव है, इनको कोई संवेदना नहीं, उनका कोई दिल नहीं, कुछ भी नहीं। और इस तरीके से हम एक काम कर रहे हैं, और यही सिर्फ तरीका है, यही एक कारण है, यही कारण है कि जिसकी वजह से सिर्फ कोरोना नहीं, ये एचएमपी नहीं, कई सारे इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ये उतना ही पुराना है जितनी खेती। मनुष्य एक जगह बस्ती करने लगा, गांव की शुरुआत हुई, रुकने लगा, उसका एक ही कारण था, वो एग्रीकल्चर, खेती। उसको पता चला कि मैं खेती करके एक जगह में रुक सकता हूं और खाना खा सकता हूं। उसके साथ ही शुरुआत हुई इस एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की। तब से हमारे साथ ये पशु पक्षी है। और दोस्तों, ये पशु पक्षी हमने हमेशा इनको अपने परिवार का एक सदस्य करके माना है। भारत की तो संस्कृति ये है कि भारत ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम ये संदेश दिया है। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सभी लोग, इसका मतलब यह है कि इस प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु सब कुछ एक फैमिली, एक परिवार का हिस्सा है। और वैसे ही हमने अभी तक किया है। बाकी के कई सारे मुल्कों में भी सिविलाइजेशन, संस्कृति में भी सिविलाइजेशन में ही यही संस्कृति रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और अगर मैं सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन की बात करूं तो पिछले 30-40-50 सालों में इस तरह से हमने ये बदला है, इस तरह से पशुपालन कर रहे कि हमें पूरी जो प्रकृति के नियम है ये सब भूल गए, और
आज इस ये एचएमपीवी वायरस का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है फैक्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, कोरोना आने के पहले भी कई सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। कई सारी किताबों में ये लिखा गया है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया, उनका संतुलन बिगड़ के फिर ऐसे इन्फेक्शन तैयार होते। लेकिन कोरोना के बाद तो ऑलमोस्ट सभी जगह से, सभी देश, सभी सभी एरिया, हर जगह ये किताबें भी लिखी गई है, ये रिपोर्ट्स भी सामने आए कि किस तरह से ये फैक्ट्री फार्मिंग पूरे इस जो महामारी हो रही है इसका प्रमुख कारण है। और ये हो सकता है बढ़ते जाएगा। अभी देखिए स्वाइन फ्लू। अभी स्वाइन फ्लू का मतलब है, स्वाइन यानी सुअर, सुअर से निकला हुआ ये बीमारी फ्लू। अभी इसका जो घटक है, इसका जो कारण है, वो एक वायरस है। और वो वायरस क्या है? तो नॉर्मली सूअरों में जो पाया जाता है, ऐसा सिंपल वो वायरस है, वो सूअर के लिए अच्छा है। अभी बहुत सारे देशों में इस सूअर को लेके पशुपालन होता है, नॉर्मल पशुपालन। लेकिन ये जो फैक्ट्री फार्मिंग हो रही है सूअरों की, जिस तरह सूअरों को हम देखते नहीं, उसको समझते नहीं, उसकी संवेदना जानते नहीं, और उसका वही कारण है कि वो सूअर का जो वायरस है वो निकल के मनुष्य में आया, जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। दोस्तों, हमारे भी वायरस, हमारे बदन में जो वायरस है, बैक्टीरिया, अगर ये किसी दूसरे पशु पक्षी में जाएंगे तो उनको भी शायद वो बीमार कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था हमने बिगाड़ के रखी। अब ये बर्ड फ्लू में भी अगर आप देखोगे तो ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है, ये नॉर्मली मुर्गियों में पाया जाता है। नॉर्मली अगर हम सही तरीके से ये पशुपालन करते तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम ये फैक्ट्री फार्मिंग इसमें भी कर रहे हैं, वही कारण है कि जिसकी वजह से बर्ड फ्लू से, ये पक्षियों से वायरस निकल के आज हमारे शरीर में आ रहा है और ये बीमारी कर रहा है। और वैसे ही ये कोरोना भी अगर हम देखेंगे ना, तो कोरोना वायरसेस की तो फैमिली है, प्रॉपर जो आइडेंटिफाइड है फैमिली है। और कोरोना वायरस के फैमिली में कई सारे वायरसेस हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं कई सारे पशुओं में। अभी वो पशुओं की जो वायरसेस वो निकल के हमारे बदन में, हमारे शरीर में आ रहे हैं, और इतनी बड़ी महामारी उस कोरोना की। तो दोस्तों, क्या इलाज है इसका? सॉल्यूशन क्या है? क्या करना चाहिए? यानी कोई बीमारी आई तो उसके ऊपर वैक्सीन तैयार करना, या मास्क लगाना, या जो बाकी जो चीजें, विलगीकरण, बाकी सब कुछ वो करना, ये है। करोड़ों करोड़ों वायरसेस है इस दुनिया में, करोड़ों बैक्टीरिया है, किसको रोकेंगे हम? तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि उसके ऊपर वैक्सीन तैयार कर। सॉल्यूशन ये है कि हमारी ये जो प्रकृति है उसका ख्याल रखना। ये प्रकृति ने करोड़ों सालों के बाद ये जो संतुलन तैयार किया है, उस संतुलन का ख्याल रखना, ये सही सॉल्यूशन है। अगर हम प्रकृति का ख्याल रखें, उसके संतुलन का ख्याल रखेंगे, तो प्रकृति इतनी सक्षम है कि हमें एक कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। हमारे परम कर्तव्य है कि हमें इस व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए। तो यही एकमात्र हर एक बीमारी के ऊपर सॉल्यूशन है। और दोस्तों, वही काम हमें करना है। जब मैं कहता हूं कि 5E मिशन के लिए हमें बिजनेसेस करना है, तो हमें बिजनेसेस इसीलिए करने हैं कि हम इस प्रकृति का ख्याल रखें। हमें बिजनेसेस सिर्फ इसीलिए करना है कि हम ये जो संतुलन बना हुआ है करोड़ों साल से, उसका ख्याल रखें। और यही हमें करना है। और अगर मैं इस पशुपालन की बात करूं, अभी बिजनेस की बात करूं, तो दोस्तों, इस बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ा पोटेंशियल आज भारत में है। पूरी दुनिया में एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा काम हो। क्यों चीन से आ रहे सभी वायरसेस? इतनी ज्यादा फैक्ट्री फार्मिंग होती है, हर एक जीव की करते हैं वो। अमेरिका, यूरोप, वहां भी अगर आप देखोगे तो ये वहां ऐसी ही फैक्ट्री फार्मिंग चलती है, इसी तरह से पशुपालन होता है और वो बिजनेस करते हुआ। लेकिन ये बात है पूरी दुनिया को समझ गई है। और ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया को पता है, जो ग्राहकों को पता है, कई सारे एनजीओ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कई सारे एनजीओ है जो अभी इस फैक्ट्री फार्मिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा रोल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमने हमेशा हर जीव को, हर पशु पक्षी को अपने घर का सदस्य समझ के उसका पालन पोषण किया है। आज भी कोई पशुपालन करना होता तो हम वैसे ही करते, क्योंकि हमारा कल्चर ही है। जैसे राजस्थान में बिश्नोई समाज, वो उन पशुओं को अपने बच्चों जैसा उनका ख्याल रखते हैं। और सिर्फ बिश्नोई समाज ही नहीं, हमारे देश में हर राज्य में, हर संस्कृति में आप ये देखो कि हम हमेशा अपने पशुओं का, पक्षियों का ख्याल अपने घर के सदस्य जैसा रखते।
और उसी तरह से अगर हम ये एनिमल हस्बेंड्री करें, या उसी तरह से अगर हम ये पशुपालन करें, व्यवसाय करके उसकी तरफ देखें, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आज भारत के लिए पूरी दुनिया में तैयार हुआ है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में ऐसा समझिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को दूध लगता है, दूध के कई सारे प्रोडक्ट लगते हैं, और अब यही दूध, यही सभी प्रोडक्ट अगर वो अच्छे तरीके से है तो बहुत बड़ा पोटेंशियल हुआ है। दूसरे, नॉनवेज खाने वाले लोग 90% से ज्यादा, यानी वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रोटीन हो सकता है, या बाकी बहुत बड़ा सोर्स या बिजनेस पोटेंशियल आज वहां है। और हमें क्या करना है? हमें जो करना है उसका नाम है ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, यानी मैं तो कहूंगा नैसर्गिक या नेचुरल एनिमल हस्बेंड्री, प्राकृतिक एनिमल हस्बेंड्री, प्राकृतिक प्राकृतिक पशुपालन। यानी प्राकृतिक पालन, पशुपालन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें इंजेक्शन का न होना, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें केमिकल्स का न होना। प्राकृतिक पशुपालन का मतलब ये है कि जैसे प्रकृति संभालती है ना, वैसे हमें संभालना चाहिए। जैसे प्रकृति हर जीव का ख्याल रखते ना, तो वैसे हमें उस जीव का ख्याल रखना है, उस पशु पक्षी का ख्याल रखना है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने केमिकल नहीं दिया तो वो बन गया ऑर्गेनिक, या हमने सिर्फ उसको इंजेक्शन नहीं दिया तो बन गया ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो हम जिस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, उस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सी गाय, कौन सा वो पशु पक्षी रहता है, कुदरत ने जो बनाया है। हम सिर्फ ज्यादा दूध देने के लिए या ज्यादा कुछ मांस लाने के लिए अगर कोई बाहर से, यहां से, वहां से, देश से जो ब्रीड लाते, वो भी गलत है। हमारे यहाँ के, हमारी देसी ब्रीड हमारे राज्य में, हमारे यहाँ जो मिलती है, वो जो प्रकृति ने सिलेक्ट की है, और उसको उसी तरह से उसका ख्याल रखना है जैसे प्रकृति रखते हैं। उसके रहने का, मेडिसिन वगैरह तो है, लेकिन वो खाने पीने का और बाकी की चीजों का, बस ऐसे पशु पक्षी का ख्याल रखना, और उससे फिर पशुपालन और बाकी का व्यवसाय करना, यह है एक्चुअली नेचुरल एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। और दोस्तों, इसके लिए मैं कहता हूं कि आज पूरी दुनिया, पूरे ग्राहक रेडी है अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो। हम इससे ऑर्गेनिक डेयरी कर सकते हैं। अभी ऑर्गेनिक डेयरी में भी वही से शुरुआत होगी कि हमारी गाय भैंस भी हमारी लोकल जो वैरायटी ब्रीड है, उससे लेके उसका पूरा पालन पोषण वैसे ही करना है जैसे हम किसी सदस्य का करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक पोल्ट्री में भी वही वैसी व्यवस्था हमारी पक्षियों की होनी चाहिए। ये हम बिजनेस कर सकते हैं, और इसको लेके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उत्पादन है, जिसको हम वैल्यू एडेड करके पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक भेड़ बकरी भी चराना, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, जो हम अपने लेवल पे, अपने स्केल में कर सकते हैं, और इसके लिए भी आज बहुत अच्छी डिमांड है पूरी दुनिया में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो पशुपालन है, इस पशुपालन में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। दोस्तों, एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे तो आज हमारे देश में सिर्फ डेयरी में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। 8 करोड़ लोगों को डेयरी में मिल रहा है, यानी इतना पोटेंशियल है इस पशुपालन में। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां महिलाएं ज्यादा काम करती है। अगर हम देखेंगे पशुपालन में सिर्फ ज्यादा महिलाएं ज्यादा काम करती है, तो अगर इसको हम बढ़ावा दें, इसके ऊपर काम करें, तो महिलाओं का सक्षमीकरण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये कारण। दूसरा अच्छी चीज इसमें ये है कि ये सभी तरह के एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में काम करें, यहां हम ये बिजनेस या व्यवसाय कर सकते हैं। आज भारत एक ऐसा देश है कि जहां कई सारी जगह पे पहाड़े हैं, पहाड़ी इलाके, कई सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां पहाड़ी इलाके, अगर खेती करनी है तो हमें एक लेवल्ड ऐसी लैंड चाहिए, तो वहां वो खेती इतनी इफेक्टिवली या इफिशिएंटली नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हम बिल्कुल डेफिनेटली ये पशुपालन कर सकते हैं। तो हर जगह, हर स्थिति में हम पशुपालन, अलग अलग लेवल के पशुपालन कर सकते हैं। ये पोटेंशियल अच्छा है। और दोस्तों, यही हमें काम करना है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम जिस गांव में, जिस शहर में, जिस तहसील में रह रहे हैं, उस तहसील में लेके कि कौन सा पशुपालन हम करें कि जिसकी वजह से आज हम अपने लोगों के लिए रोजगार का निर्माण कर सकते हैं, और उस 5V मिशन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा, सिर्फ लोगों के प्रति नहीं, लेकिन इस मदर अर्थ के प्रति, इस प्रकृति के प्रति। ये जो बिगड़ा जा रहा है संतुलन, और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है कोरोना और इसके बाद, अभी ये सॉल्यूशन यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और इस सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस सॉल्यूशन के लिए आज पूरी दुनिया रेडी है। अगर हम इस तरीके से बिजनेसेस करें, उसके प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करें, तो पूरी दुनिया आज रेडी है उसके लिए।
जितना जीडीपी एग्रीकल्चर, अगर मैं बिजनेस की बात करूं और पूरे दुनिया की बात करूं, तो दुनिया का एग्रीकल्चर का जितना भी जीडीपी है, 40% जीडीपी एनिमल हस्बेंड्री से आता है। 40%। और इस 40% जीडीपी में अगर आप देखोगे उसका स्केल क्या है, तो इट इज ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर। 3 ट्रिलियन, यानी ऑलमोस्ट ये जो ऑयल गैस का पूरा जो बिजनेस है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उतना है वो ये खाने का। तो इतना बड़ा पोटेंशियल आज हमें हमारे पास है, हमारे देश के पास है। और जिस तरीके से हम करते हैं, जितने लोग हमारे पास है, जो स्किल्स हमारे पास है, बहुत अच्छा बिजनेस इसमें किया जा सकता है। और यही करना है। अगर हमने सभी मिलकर अपने पोटेंशियल की तरफ काम किया, जो पोटेंशियल अपने देश का है, जो पोटेंशियल पूरी दुनिया में मार्केट में अभी रेडी है, उसके ऊपर काम करें, तो इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम, नंबर 1 का काम हम कर सकते हैं। अगर सेक्टर को देखें तो अभी इसमें इस सेक्टर में यूएस, चीन या जो फैक्ट्री फार्मिंग करते हैं वो लोग ज्यादा धंधा या बिजनेस कर रहे हैं। हम कर सकते हैं जो सब सही है और जिसका पोटेंशियल है। और ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि जो हमारे देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना सकता है। और वही करना है। हमें अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, और हमें अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाना है जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीएल।